की ज़रूरत है, ना ही किसी एजेंट की मदद की ज़रूरत है और ना ही किसी किस्म के सर्टिफिकेट या डिग्री की ज़रूरत है। बल्कि आपने अगर स्कूल का कभी मुंह भी नहीं देखा तब भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। उम्र की हद होनी चाहिए 18 साल से लेकर 39 साल के दरमियान। एक चीज आपको, एक काम आपको करना पड़ेगा, आपको कोरियन जुबान सीखकर, जेन्युइन तरीके के साथ कोरियन जुबान सीखकर कोरियन जुबान का इम्तिहान पास करना पड़ेगा इस्लामाबाद में। और फिर आपका प्रोसेस आगे चलेगा और कुछ मुद्दत गुजरने के बाद 4 साल और 10 माह का आपको E9 वर्क वीजा मिलेगा साउथ कोरिया का। हर साल के शुरू में वैकेंसीज आती हैं। आपका पासपोर्ट और आपकी लैंग्वेज जुबान की तैयारी पहले से होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जब वैकेंसीज आएंगी उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, स्टेप बाय स्टेप चलें। 100% गारंटी है इंशाल्लाह हर उस बंदे के लिए जो मेहनत करने वाला और फोकस करने वाला है। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 9 है, ईपीएस बुक 1 है। चैप्टर नंबर 8 हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 से लेके 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 आज स्टार्ट करेंगे। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे किससे, इसकी वोकैबुलरी से, यानी कि वर्ड मीनिंग से। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर के वर्ड मीनिंग को सीखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर की हम जो है वो ग्रामर को सीखेंगे और फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो ये देखें चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। बजाय इसके कि मैं यहीं से शुरू कर दूं, बिल्कुल गलत होगा। सबसे पहले किस चीज को हमने देखना है, वोकैबुलरी को, वर्ड मीनिंग को देखना है। ये लिखा हुआ है जी ओहवी। ओहवी का मतलब होता है वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग। आगे लिखा हुआ है 1 यानी कि वोकैबुलरी नंबर 1। आगे लिखा हुआ है खा जोक। खा जोक कहते हैं फैमिली को, खानदान को, ठीक है। तो ये वाली जो चीज लिखी होती है नीचे, जो वोकैबुलरी आती है वो इसी के रिलेटेड आएगी, ठीक है। तो सबसे पहला लफ्ज हम देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज लिखा हुआ है इत्ता। इत्ता का मतलब है होना, होना कह लें या मौजूद होना, दोनों ही ठीक है। आगे है ओप्ता। ओप्ता का मतलब, अब देखें गौर करें, इस पे भी टेंसिफिकेशन का रूल लगा के मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है। हालांकि ये दीगत दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो इसको असूली तौर पे दाल पढ़ना चाहिए, लेकिन इस पे टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई हो रहा है। अब टेंसिफिकेशन का रूल क्या है, बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। 100 बातों की एक बात, लैंग्वेज जो है वही बंदा सीखेगा जो स्टेप बाय स्टेप चला आ रहा है। आ गया ओप्ता। ओप्ता का मतलब है मौजूद ना होना यानी कि गैर हाजिर होना, ठीक है। अब देखिए नीचे 2 कॉन्सोनेंट आए थे तो मैंने क्या किया, बीओब को पढ़ लिया है, शीओत को मैंने छोड़ दिया है। तो ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, जब नीचे 2 कॉन्सोनेंट आ जाएं तो तरतीब के लिहाज से जो कॉन्सोनेंट पहले आता है उसको हम पढ़ लेते हैं और अगले को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। ओप्ता गैर हाजिर होना। आ गया जी मंथा। मंथा कहते हैं ज्यादा होना। अच्छा, असूल तो ये है कि मैं इसको पढ़ूं मंदा, लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूं मन था, ठीक है। यानी कि दाल की नहीं थे की आवाज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस लफ्ज पे एक रूल अप्लाई हो रहा है जिसको हम कहते हैं एस्पायरेशन, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। मंथा का मतलब है ज्यादा होना, ठीक है। देखिए हम जैसे खानदान के अफराद ज्यादा हैं इसलिए मंथा लिखा हुआ है। आगे है सलदा। सलदा का मतलब है रहना, टू लिव। जैसा कि मैं कहूँ कि मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, वो लाहौर में रहता है, या फलाना बंदा साउथ कोरिया में रहता है, ठीक है, उस सेंस से। आगे है जी हारा बोजी। हारा बोजी कहते हैं दादा जान को। आगे है हाल मोनी। हाल मोनी कहते हैं दादी जान को, ठीक हो गया। अब लिखा हुआ है आबोजी। आबोजी कहते हैं अब्बा जान को, वालिद को, फादर को, ठीक है। ओमोनी कहते हैं मदर को यानी कि माँ को। अब आगे आ जाएं। अब जरा एक छोटी सी बात को यहाँ पे समझना है। अगर तो कोई मर्द है, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई थी, थोड़ी सी ये ब्लैक में है इस वजह से आपको क्लियर नजर नहीं आ रही होगी, बहरहाल आप इस बात को समझें।
अगर तो कोई मेल है यानी कि मर्द है या कोई लड़का है, यानी कि फीमेल ना हो मेल हो, अगर वो अपने बड़े भाई को बुलाएगी तो वो कहेगी हियोंग, ठीक है, ओल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। लेकिन अगर कोई लड़की है और उसने अपने बड़े भाई को बुलाना है, यानी कि बड़े भाई को क्या कहेगी वो लड़की या फीमेल, वो कहेगी ओपा, ठीक है। इसका मतलब भी बड़ा भाई, इसका मतलब भी बड़ा भाई। फर्क क्या है? फर्ज करें मैं मेल हूं, अगर मिसाल के तौर पर मेरा बड़ा भाई मेरे लिए है हियोंग, ठीक है, और अगर कोई फीमेल है, ठीक, अगर कोई फीमेल है उसका बड़ा भाई उसके लिए होगा ओपा। तो ये डिफरेंस आपने देखना है। इसलिए जो मेल है वो अपनी बड़ी बहना को कहेगा नूना, और अगर कोई फीमेल है, अगर कोई लड़की है या औरत है, वो अपनी बड़ी बहना को कहेगी ओन्नी, ठीक है। अब ना का मतलब है मी। फुइन कहते हैं बीवी को। योदोंग सिंह कहते हैं छोटी बहना को। नामदोंग सिंह कहते हैं छोटे भाई को। ये सेम सेम लिखा हुआ है। ना का मतलब है मी, ठीक है, मैं, यानी कि मैं। नामफ्योन कहते हैं खावंद को। योदोंग सिंह कहते हैं छोटी बहना को। नामदोंग सिंह कहते हैं छोटे भाई को। ठीक हो गया। आदिल कहते हैं बेटे को। तल कहते हैं बेटी को। तो जो डिफरेंस आपने याद रखना है वो क्या है कि जब कोई लड़का अपने बड़े भाई को बुलाएगा या बड़ा भाई को क्या कहेगा, वो कहेगा हियोंग। अगर कोई लड़की है वो बड़े भाई को ओपा कहेगी, ठीक है। अगर कोई लड़का है वो बड़ी बहना को नूना कहेगा। तो अगर कोई लड़की है वो अपनी बड़ी बहना को ओन्नी कहेगी। ठीक हो गया जी। बस ये डिफरेंस आपने याद रखना है। तो एक तो वोकैबलरी हमने ये कर लिया। अब इसी चैप्टर की नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वोकैबलरी देखते हैं। अब हम अगले पेज पे आ गए हैं, बल्कि 68 पेज पे आ गए हैं, इसी चैप्टर नंबर 9 की। और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओहुवी। ओहुवी का मतलब क्या है? वर्ड मीनिंग, वोकैबलरी। आगे लिखा हुआ है टू, यानी कि दूसरी वोकैबलरी है इसी चैप्टर की। ठीक है। आगे लिखा हुआ विमोवा। विमोवा कहते हैं लुक्स को, यानी कि कह लें कि एक बंदा दिखता कैसा है, लंबा दिखता है, मोटा दिखता है, पतला दिखता है, खूबसूरत दिखता है, या कैसा दिखता है। ठीक है, विमोवा लुक्स। आगे सोंगयोग। सोंगयोग कहते हैं शख्सियत को, पर्सनैलिटी को। ठीक हो गया। तो सबसे पहला है येपुदा। येपुदा कहते हैं खूबसूरत होना, लड़की के लिए। अगर लड़की खूबसूरत है या औरत यानी कि फीमेल खूबसूरत है, उसको क्या कहेंगे? येपुदा। अगर तो लड़का खूबसूरत है या मेल खूबसूरत है, उसको कहेंगे मोशिता। नीचे जो लिखी हुई है इंग्लिश में, अक्सर ये जो है वो गलत लिखी होती है। उन्होंने गलत नहीं होती, उन्होंने मफहूम लिखा होता है। ठीक है। तो जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उर्दू में या हिंदी में, तो आप उस तरह से पिक करने की कोशिश करें। ये पुदा खूबसूरत होना, मोशिता खूबसूरत होना, ये लड़की के लिए, ये लड़के के लिए। आगे है खीगा। खीगा कहते हैं कद को। खुदा। खुदा कहते हैं लंबा होना या बड़ा होना, कद का लंबा होना। और आप देख सकते हैं कि इसका कद क्या है, लंबा है, बड़ा है। आगे है खीगा कद छकता, छोटा होना। देख सकते हैं तस्वीर में इसका कद छोटा है। खीगा का मतलब वही कद, छकता छोटा होना। आगे है जी नलशिन हादा। नलशिन हादा कहते हैं पतला होना, स्किनी होना। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं कितनी पतली है ये लड़की। आगे है जी तुंग तुंग हादा। तुंग तुंग हादा कहते हैं मोटा होना, फैट होना। ठीक है। सेहतमंद होना नहीं कहेंगे, मोटा होना। छेमी इत्ता। छेमी इत्ता कहते हैं दिलचस्प होना। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको अभी पढ़ के बता रहा हूँ। या कुछ हो सकता है इनमें वर्ब भी हैं, पर एडजेक्टिव आ रहे हैं ये। छेमी इत्ता कहते हैं दिलचस्प होना। ठीक है। आगे है छिंजोल हादा। छिंजोल हादा कहते हैं काइंड होना, मेहरबान होना। देखें वो अपनी सीट जो है वो इस बूढ़े आदमी को
ऑफर करवा रही है। तो क्या कहेंगे, छिंजोल हादा, मेहरबान होना। आप इसका तर्जमा अकेला मेहरबान नहीं कर सकते, पूरा तर्जमा करना है मेहरबान होना, क्योंकि बाद में हम इसके साथ ग्रामर लगाएंगे तो उस हिसाब से फिर जो क्या होगा इसका तर्जमा बदल जाएगा। आगे है जी तोक्तो खादा। तोक्तो खादा कहते हैं स्मार्ट होना, यानी कि ज़हीन होना, ठीक है। आगे है जी हवालबल हादा। हवालबल हादा कहते हैं आउट गोइंग होना। हवालबल हादा का मतलब होता है आउट गोइंग होना। मिसाल के तौर पे जो जिम्मेदारी उसको गई की दी गई है उस पर ज्यादा वो फोकस नहीं करता, ठीक है। आगे है यामजोन हादा। यामजोन हादा का मतलब है इंट्रोवर्ट होना, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी बंदे को दी गई है वो उस पर फोकस करने वाला हो, ठीक है। जैसा कि ये देखें तस्वीर में इसको दायरा लगाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। जो भी जिम्मेदारी दी गई उसको फोकस करने वाला, ठीक है। आगे है फूजी रोन हादा। फूजी रोन हादा कहते हैं मेहनती होना। तो ये थी हमारी वोकैबलरी चैप्टर नंबर 9 की, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह इसकी ग्रामर को सीखते हैं। इस वोकैबलरी के अलावा भी पूरे चैप्टर को पढ़ाते हुए जोन सा भी जहां मर्जी आपके लिए कोई भी नया लफ्ज आ जाए आपने वो भी याद करना है, उसको भी पिक करना है। ऐसा नहीं है कि जो पिक्चर्स में वोकैबलरी बनी हुई है सिर्फ वो पढ़ा दी तो बस सब कुछ आपने पढ़ लिया, नहीं। इसके अलावा भी जहां भी कोई नया लफ्ज मेरे पढ़ाते हुए आपके सामने आए मैं तो बताता चलूंगा इंशाल्लाह, तो आपने क्या करना है उसको पिक करते रहना है। अच्छा जी, ये जो है वो इस चैप्टर की सबसे पहली ग्रामर है। ये लिखा हुआ है मुनबोप, इसका मतलब है ग्रामर। आगे लिखा हुआ है वन, ठीक है। लिखा हुआ है हागो, ये ग्रामर है। इसको जरा गौर से देख लें। अभी मैं आपको रजिस्टर की तरफ लेके चलूंगा, ठीक हो गया। सबसे पहले तो देखें ये जो ग्रामर है हम देखेंगे लगेगी किसके साथ, इसको अटैच किसके साथ करना है, नाउन के साथ, वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ। तो ये चीज मैं आपको बताता चलूं, ये ग्रामर जो है ये ना ही वर्ब के साथ अटैच होगी ना ही ये एडजेक्टिव के साथ अटैच होगी। इस ग्रामर को हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ। इस चीज को चाहे नोट कर लें, लिख लें लाजमी कि इस ग्रामर को सबसे पहली इसकी तारीफ क्या है कि इस ग्रामर को हमने नाउन के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। दूसरी चीज आपको ये कुछ ग्रामरें बड़ी ही आसान होती हैं, ये उनमें से एक है। पूरी बुक में आपको कहीं भी ये हागो लिखा हुआ नजर आए, पूरा हागो, ठीक है, आपने इसका लफ्जी तर्जमा करना है साथ के साथ। मैं इसको लिख भी देता हूं, ठीक हो गया जी। दो चीजें होगी इसके बारे में, एक हो गया ये नाउन के साथ लगेगी, दूसरा इसका तो लफ्जी तर्जमा होगा के साथ। अभी मैं आपको मिसाल देता हूं, यहां पे मैं एक लफ्ज लिखता हूं आने। आने कहते हैं बीवी को। एक और लफ्ज आपने पढ़ा है फूइन। फूइन भी बीवी को कहते हैं, आने भी बीवी को कहते हैं, ठीक हो गया। अब फर्ज करें मैं ये ग्रामर इसके साथ लिख देता हूं, अब ये क्या बन गया, आने हागो। इसके बिल्कुल साथ अटैच मैंने किया जोड़ के, ये पूरा लफ्ज बन गया आने हागो। आने का मतलब है बीवी, अब हागो का मतलब क्या होगा, के साथ। आने हागो बीवी के साथ, ठीक हो गया। अब देखें इसका तो जो ये नाउन है ना आने, इसका तो जो तर्जमा है वो है ही, और इसका तर्जमा मैं क्या कर रहा हूं, इसका तर्जमा मैं कर रहा हूं के साथ। दूसरी मिसाल देखें, ये मैंने एक लफ्ज लिखा नमजा। नमजा कहते हैं मर्द को, यानी कि मैंने एक नाउन आपके सामने लिख लिया है। अब मैं इसके साथ फर्ज करें ये वाली ग्रामर अटैच कर देता हूं हागो। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे, नामजा हागो, तर्जमा कैसे होगा, मर्द के साथ। इसका तर्जमा मर्द, आदमी, हागो के साथ, मर्द के साथ, ठीक हो गया।
एक और मिसाल लीजिए, हियों कहते हैं बड़े भाई को, यानी कि ये मैंने क्या लिखा है, मैंने आपके सामने एक नाउन लिखा, ये वर्ब या एडजेक्टिव तो नहीं ना है, ठीक है, मैं नाउन ही लिख रहा हूं। अब इसके साथ जब मैं ये हागो लगा दूंगा तो बन जाएगा बड़े भाई के साथ, हियोंग बड़ा भाई, हागो के साथ बड़े भाई के साथ। ठीक हो गया जी। बस ये चीज आपने देखनी है। अब जरा बुक की तरफ चलते हैं और ये वाली जो मिसालें लिखी हुई हैं इनको पढ़ते हैं, क्योंकि मेन चीज आप देखें जो ग्रामर होती है ना, ऊपर जो नीचे मिसालें होती हैं वो इसी ग्रामर के रिलेटेड होती हैं। ठीक हो गया। पहली मिसाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है मिसाल नंबर 1, आगे लिखा है खा, नीचे लिखा है ना। ये दोनों फर्जी पर्सन है, ये फर्जी पर्सन 1, ये फर्जी पर्सन 2। ये वाली ना लाइन हमारे पढ़ने की बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसको पढ़ते हैं। ये फर्जी पर्सन 1 है, जो पहला बंदा है वो कहता है खा जोगी फैमिली। अब देखें खा जोग है जो इसका मतलब है फैमिली। ई, ये जो ई लिखा हुआ है ये मार्क कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, लेकिन पढ़ना इसको इसके साथ ही है। मियोत कितने, मियोंग मेंबर अफराद, ई ए यो हैं, फैमिली के कितने अफराद हैं। नाउन पे खत्म हो रहा था, इस वजह से ई ए यो का इस्तेमाल किया। ठीक हो गया जी। दूसरा बंदा जवाब दे रहा है, कह रहा है से कहते हैं 3, मियोंग अफराद, ई ए यो हैं, कहता है 3 अफराद हैं। तो मैंने देखें ये प्योर कोरियन में 3 को हम से कहते हैं। मैंने आपको बताया था चीजों की तादाद बताने के लिए हम प्योर कोरियन इस्तेमाल करते हैं। जब हम गिनती सीख रहे थे ये बात मैंने आपको तब सिखाई थी। ठीक हो गया। अब वो अपने फैमिली मेंबर्स की तादाद बता रहा है, इस वजह से वो प्योर कोरियन इस्तेमाल कर रहा है। से 3 मियोंग अफराद ई ए यो हैं। ठीक होगा। यहाँ भी नाउन पे खत्म हो रहा था, मियोंग अफराद फर्द, ये क्या, ये नाउन है, इसी वजह से उसने ई ए यो का इस्तेमाल किया। यहाँ पे वो इमनिदा भी लगा सकता था। आगे मजीद ये बंदा कह रहा है आने बीवी हागो के साथ, बीवी के साथ। ठीक हो गया जी। ये देखें फूइन का मतलब भी बीवी होता है और आने का मतलब भी बीवी होता है। अब ये जो हागो वाली ग्रामर देखा अभी आपने पढ़ी, एक बेहतरीन फार्मूला इस ग्रामर को समझने का कि किताब में कहीं भी हागो लिखा हो आपने इसका लफ्जी तर्जुमा करना है के साथ। ये इसका लफ्जी तर्जुमा आपने कर देना। ठीक है। आने हागो बीवी के साथ, तारी बेटी। अब देखिए तल कहते हैं बेटी को, ई क्या है, ई ये मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब तो कोई नहीं, लेकिन इसको इसके साथ पढ़ना है। ठीक है। इस सोयो मौजूद हैं। अब इस लफ्ज पे जरा गौर करें। असल में हमारे पास एक लफ्ज है इत्ता, इसका मतलब है जी मौजूद होना। ठीक हो गया। अब किताब वाले ने यहाँ पे क्या किया, मैं इस चीज को समझा रहा हूं आपको, ये चीज आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ये समझ तो आप चैप्टर नंबर 8 में आए हैं, तो मेहरबानी फरमा के स्किप ना कीजिएगा, वरना ग्रामर नहीं समझ आनी। कोई चैप्टर की ग्रामर आप शुरू में जो है वो स्किप नहीं कर सकते। हाँ, सबसे पहले इसके दा को कट करेंगे, इसको प्रेजेंट बनाना है हमने। प्रेजेंट के लिए ग्रामर हमारे पास है आयो, ओयो और हेयो। किताब वाले ने क्या किया, दा को कट कर दिया, दा को कट करके मेरे पास सिर्फ ये बच गया। अब उसने एंड वाले वावल को देखते हुए फैसला किया कि आयो लगाए या ओयो लगाए, क्योंकि हेयो तो लग नहीं सकता, हेयो लगता है हादा वाले वर्ब या एडजेक्टिव के साथ, ये हादा वाला तो नहीं है, अकेले दा वाला है। तो एंड वाले वावल को देखते हुए फैसला किया कि इसके साथ ओयो लगाएंगे, क्योंकि वावल ओ या आ हो तो हम आयो लगाते हैं। अगर इन दोनों के
अगर ये वाला ओ वावल या आ वावल हो तो आयो लगाते हैं प्रेजेंट बनाने के लिए। इन दोनों के अलावा कोई भी वावल हो तो क्या लगाते हैं, ओयो लगाते हैं। देखें ये ई वावल था, यानी कि ना ही ये ओ है ना ही आ है, तो लिहाजा हमने ओयो लगाना है। ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों को साथ जोड़ के भी लिखना है। जब इन दोनों को साथ जोड़ के लिखेंगे तो इनके वावल, मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि क्या इनके वावल मिक्स होंगे या नहीं होंगे, ये वाले, ये और ये। तो जवाब होएगा कि मिक्स वावल नहीं होंगे। क्यों? इसके नीचे पश्चिम, अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट ना होता, फिर मैं इन दोनों को जोड़ के लिखता तो इनके वावल मिक्स हो जाने थे, जमा हो जाने थे। और कौन सा वावल जमा होके कौन सा नया वावल बनता है, ये चीज भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो इसको हूबहू उठा के इसके साथ लिख देंगे। गौर कर लें, ये जो ग्रामर देखें, अभी एक बार पढ़ा दूंगा, वो थोड़ी बहुत आपको रिवाइज तो करवा दिया करूंगा जैसे ही वो चैप्टर में आया करेगी आगे। अब देखें ये वाली ग्रामर 8वें चैप्टर में गुजर गई है। अब 9th चैप्टर में ये लफ्ज आया था तो मैंने थोड़ी आपको रिवाइज करवा दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस पे कम जोर दिया करूंगा और जो नई ग्रामर होगी उस पर ज्यादा जोर दिया करूंगा। तो लिहाजा बेहतर है कि जो चैप्टर जेन्युइन जिस चैप्टर में आई है जो ग्रामर, उसको वहीं पे आप अच्छे से समझ लें। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो चैप्टर नंबर 8 आपने अच्छे से नहीं किया हुआ। अब इतना का मतलब है मौजूद होना। जब प्रेजेंट की ग्रामर लग गई तो बन गया इस सोयो। अब इसका तर्जुमा मौजूद होना से बन गया है कि मौजूद होता है या मौजूद है, क्योंकि जो है जो वो प्रेजेंट को शो करता है। आने हागो बीवी के साथ तारी बेटी इस सोयो मौजूद है। ठीक हो गया। दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल में पहला बंदा कहता है थोंग सेंगी छोटे बहन भाई। थोंग सेंग का मतलब होता है छोटे बहन भाई। ई मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, लेकिन पढ़ना इसके साथ ही है। इस सोयो मौजूद है, फिर इत्ता, इत्ता का मतलब मौजूद होना। इत्ता को उसने ओयो लगा के प्रेजेंट बनाया और इस बार सवालिया निशान भी लगा दिया। कहता है छोटे बहन भाई मौजूद होते हैं या छोटे बहन भाई मौजूद हैं। वो बंदा जवाब दे रहा है, कहता है ने, हाँ। ने का मतलब होता है यस। कहता है छोनिन, मैं, थोंगसेंगी छोटे बहन भाई, मान आयो बहुत ज्यादा है। अब देखें, वैसे तो छोनिन से मुराद है मैं, लेकिन यहाँ पे इसका तर्जमा करेंगे मेरे। ठीक है। या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि छोनिन से मुराद मैं भी है और छोनिन से मुराद मेरे भी है। ठीक है। छोनिन मेरे, थोंगसेंगी छोटे बहन भाई, मान आयो। अब जरा इस लफ्ज पे गौर करें आप। असल में हमारे पास लफ्ज था ये वाला मन था, जिसका मतलब है ज्यादा होना। ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है। इसको प्रेजेंट बनाया किताब वाले ने, उसके लिए दा को कट करेंगे। दा को कट करके मेरे पास रह गया ये। इसके साथ उसने आयो लगाया, क्योंकि एंड वाला वावल आ था, तो अगर एंड वाला वावल ओ या आ हो तो आयो लगाते हैं प्रेजेंट बनाने के लिए। आयो लगाया। नीचे इसके पश्चिम था, लिहाजा इन दोनों को उसने वैसे ही जोड़ के लिख दिया। वावल ये वाला और ये वाला मिक्स नहीं किया, क्योंकि इसके नीचे पश्चिम था। अगर पश्चिम ना होता फिर मिक्स कर देने थे वावल उसने। मान था ज्यादा होना, मान आयो ज्यादा होते हैं या ज्यादा हैं। ठीक है। ये इनके प्रेजेंट बन गया ये, यहाँ पे देख सकते हैं हम। ठीक हो गया। तीसरी मिसाल देखते हैं। तीसरी मिसाल में फर्जी बंदा, पहला बंदा कहता है होंजा। होंजा का मतलब होता है अकेला। सारायो रहते हो। अब इस लफ्ज पे जरा गौर करें आप। असल में हमारे पास एक लफ्ज है सलदा, जिसका मतलब है रहना। ये एक वर्ब है। ठीक है। किताब वाले ने इसको प्रेजेंट बनाया। क्या किया? दा को कट कर दिया। दा को कट करके इसके साथ उसने लगाया आयो। दा को कट करके एंड वाले वावल को देखते हुए उसने आयो लगाया। ठीक है। अब इन दोनों को साथ जोड़ के लिखा और वावल, ये वाला वावल और ये वाला वावल मिक्स नहीं किया, क्योंकि ये नीचे पश्चिम आ गया। फर्ज करें यहाँ पे रियल ना होता
तब इन दोनों को साथ जोड़ के लिखता तो ये वाला और ये वाला वावल मिक्स कर देना था। अब नहीं किया क्योंकि पश्चिम है, ठीक है। सालदा रहना सारायो रहता है या रहते हो या रह रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट में ये आएगा। होंजा केले सारायो रहते हो, ते हो, ते हो प्रेजेंट की निशानी है। रहे हो, ये जो है आता है ना, ये प्रेजेंट की निशानी है, गौर करना है, तवज्जो करनी है इस पे। अगला बंदा कहता है आनियो, नहीं, आनियो का मतलब पता है नहीं। हियोंग बड़ा भाई हागो के साथ, बड़े भाई के साथ काची इकट्ठे। मैं इसको काची पढ़ रहा हूं क्योंकि इस पे भी एक रूल लग रहा है जो अभी आपने नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे। काची इकट्ठे सारायो रहते हैं। सालदा रहना, सालदा को प्रेजेंट बनाया तो बन गया सारायो। ठीक हो गया जी। ये था हमारी आज की ग्रामर, और इसी चैप्टर की दूसरी ग्रामर को सीखते हैं, क्योंकि ये तो ग्रामर नंबर 1 थी। अब चलते हैं ग्रामर नंबर 2 पे। अच्छा, ये देखिए लिखा हुआ है मुनबोप मतलब ग्रामर, आगे लिखा हुआ है टू, और आगे ये चीज है हमारे पास, यानी कि ये वाली ग्रामर है हमारी इसी चैप्टर की ग्रामर नंबर 2, दूसरी ग्रामर। ये बहुत ही आसान ग्रामर है, मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, सिर्फ वो रिपीट हुई है, ठीक है। चैप्टर नंबर गालबन 7 में मैंने आपको ये सिखाई थी कि ये वैसे ही इसको पढ़ना कैसे, ये लिखा हुआ है ए, ठीक हो गया। जहां भी टाइम का जिक्र हो साथ में ये मार्कर लगा हुआ आपको दिखेगा, एक बात। दूसरी चीज ये कि जहां भी जगह का जिक्र होगा, किसी जगह की बात होगी, फैसलाबाद, साउथ कोरिया, स्कूल, घर, कॉलेज, ठीक है, कोई भी जगह, तो उसके साथ क्या लगेगा, ये ए मार्कर लगा हुआ आएगा, मिलेगा, ठीक हो गया। अब देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। ये पहली मिसाल में बंदा कहता है थोंग सेंगन छोटे बहन भाई, थोंग सेंग छोटे बहन भाई। अन मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, लेकिन पढ़ना इसके साथ ही है। ओदी कहाँ, आगे है ए। अब देखें जगह की बात हो रही है, ठीक हो गया, इसलिए उसने ए मार्कर लगाया। एक और मैंने बात इस मार्कर के बारे में आपको कही थी, इस ग्रामर के बारे में मैंने कही थी कि कभी कभार ये ग्रामर इस्तेमाल होगी, ना ही वहां टाइम की बात होगी ना ही जगह की बात होगी, लेकिन फिर भी ये ग्रामर इस्तेमाल हुई होगी, तब इसका लफ्जी तर्जमा करेंगे में। ठीक हो गया। और कभी कभार टाइम के साथ और जगह के साथ भी जब ये इस्तेमाल होती है तब भी इसका तर्जमा में कर सकते हैं, लेकिन तब जरूरी नहीं कि इसका तर्जमा में होगा। लेकिन जब टाइम और जगह के अलावा ये कहीं यहाँ पे आपको दिखे तब तो डेफिनेटली इसका तर्जमा में ही है ना। ओदी कहाँ, अब ए मार्कर है, ठीक हो गया। कहाँ, जगह की बात हो रही है इसलिए ए मार्कर लगा दिया। इस सोयो मौजूद है, अब ये किससे बना है, ये इत्ता से बना है। बस इस मेन चीज को आपने नहीं स्किप करना, समझना है कि असल में ये लफ्ज इत्ता था, फिर उसने दा को कट करके ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया, तो इत्ता का मतलब है मौजूद होना, जब प्रेजेंट लगाया बन गया मौजूद हो। ठीक हो गया, आगे सवालिया निशान भी। दूसरा बंदा कह रहा है छिब, छिब कहते हैं घर। अब देखें साथ में ए लगा हुआ है, अब घर भी एक जगह है, ठीक है, इसलिए साथ ये मार्कर लगा दिया। छिबे घर में, लाइजन का रूल भी अप्लाई होगा, ये वाला बी ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया, तो ऊपर जाके इसके बाद बे की होगी। छिबे घर में इस सोयो मौजूद हूं, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर इता को प्रेजेंट बना के उन्होंने ओयो लगा के प्रेजेंट बनाया हुआ है, ठीक हो गया। दूसरी मिसाल, दूसरी मिसाल में फर्जी बंदा कहता है नूना, नूना बड़ी बहना, नन मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, लेकिन पढ़ना इसके साथ ही है, बड़ी बहना। ओदी कहाँ, ए मार्कर है, ठीक है। कहाँ, सारायो रहती है, असल में लफ्ज था सालदा जिसका मतलब है रहना। इसके साथ उसने दा को कट करके आयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया, तो मतलब रहना से मतलब इसका बन गया रहती हो या रहती है, ठीक हो गया। बड़ी बहना कहाँ रहती है, दूसरा बंदा जवाब दे रहा है
मोंगोल, मोंगोल मंगोलिया को कहते हैं। आगे ए लगा दिया, क्योंकि मुल्क का भी एक जगह होती है, ठीक है ना, जगह की बात है इसलिए ये मार्कर है। मोंगोरे मंगोल में लाइजन का रूल भी अप्लाई होगा, ये रियल आगे चला जाएगा। सारायो रहती है, फिर सालदा रहना, आयो लगा के प्रेजेंट बनाया, बन गया सारायो रहती है या रह रही है, ठीक हो गया। तीसरी मिसाल देखते हैं। तीसरी मिसाल में फर्जी बंदा कहता है ओदी कहाँ, ए जगह की बात हो रही है इसलिए ए मार्कर लगाया, ठीक है। खायो जा रहे हो, तो असल में लफ्ज हमारे पास था खादा, जिसका मतलब है जाना। उसने दा को कट करके आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया है। यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 8 में तफसील से बयान किया। तो खादा का मतलब क्या है, जाना, लेकिन जब इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी आयो तो इसका तर्जुमा बन गया जा रहे हो या जाते हो, ठीक हो गया। ओदिए कहाँ, खायो जा रहे हो। अगला बंदा जवाब दे रहा है, कहता हवेसा फैक्ट्री ए में। देखिए फैक्ट्री भी एक जगह का नाम है, ठीक है, इसलिए साथ उसने ये मार्कर लगाया है। फैक्ट्री में खायो जा रहा हूं, फिर खादा से उसने खायो बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो इस मेन चीज को समझना है कि असल लफ्ज क्या था हमारे पास, उसके साथ ग्रामर कौन सी लगी, फिर उसकी शक्ल कैसी बन गई, उसका तर्जमा कैसा बन गया। ये गुर की बात और मेन चीज है। और ग्रामर पे जो है वो इतनी ज्यादा मेहनत करवाने की का मतलब ही ये है, पेपर में भी ऐसा ही होगा। देखें अभी फर्ज करें आगे जाके और भी ग्रामर है काफी आएंगी। अब देखें असल में ये लफ्ज यही रहना हमारे पास, खादा इसका मतलब है जाना। कभी अभी जिसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी है, आगे चैप्टरों में जाके मैं आपको समझाऊंगा पास्ट की ग्रामर, फ्यूचर की ग्रामर, पता नहीं कौन कौन सी ग्रामर, ठीक है। तो लफ्ज तो मेन वही रहना है, ग्रामर लग के उसकी शक्ल बदल जाती है, तर्जुमा भी बदल जाता है, ठीक हो गया। इस चीज को आपने समझना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर की हमने वोकैबलरी भी कर चुके हैं, इस चैप्टर की हम ग्रामर भी कर चुके हैं। तो अभी जरा आप पेज नंबर 69 पे देखें। इंशाल्लाह जो डायलॉग्स हैं, यानी कि ये वाले जो डायलॉग्स हैं, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ये थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। योनसिप मतलब प्रैक्टिस, खिरिमल पेंटिंग, फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, थानो अल्फाज, रल मार्कल है, अल्फाज योन गियोल हास्यो मिलाएं, पेंटिंग को देखें और दुरुस्त अल्फाज को मिलाना है। जिसने वोकैबलरी वर्ड मीनिंग याद किए हैं वो कॉलम मिला लेगा। तो सबसे पहले देखें ये एक बंदा है जो कि पेंटिंग में यहाँ पे बना हुआ था हमारे पास और लिखा हुआ था कि खूबसूरत मोशिता। तो ये खूबसूरत है बंदा, मोशिता कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मोशिता लिखा हुआ है, यहाँ पे मिला देंगे। ये पुदा का मतलब भी खूबसूरत होना ही है, लेकिन ये लड़की के लिए है। आप देखें इसका कद काफी लंबा नजर आ रहा, तो यहाँ पे कुछ लिखा देखें ऐसा, ये देखें खीगा कद, खुदा लंबा होना, बड़ा होना, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। आगे है जी कद छोटा सा नजर आ रहा है, तो देखें ये खीगा कद छकता छोटा होना। अब ये लड़की है बड़ी खूबसूरत है, ठीक है, अल्लाह आपके निकाह में दे अगर तो ये जेन्युइन हो। ये पूरा खूबसूरत होना लड़की के लिए, तो इसको हम यूं मिला देंगे। ठीक हो गया जी। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। अभी 2 लेक्चर मजीद होंगे, क्योंकि अगले लेक्चर पे हम डायलॉग्स वगैरह पढ़ेंगे, यानी कि ये वाले देखें, ये डायलॉग पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर को समझने के बाद इसको पढ़ा करते हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज को भी हम हल करेंगे, ठीक है, फिर इस डायलॉग को भी पढ़ेंगे और इसको भी हल करेंगे। और उसके बाद आखिर वाले इसी चैप्टर के, इस चैप्टर के आखिर वाले लेक्चर में हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज भी काफ़ी टाइम लेती है अगर तसल्ली के साथ समझाया जाए और अच्छे तरीके से। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।